हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आपके। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने जो सेल पढ़ा है, सेल चैप्टर, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आज की इस क्लास में हम सेल का फाइनल शॉट लगाने वाले हैं, जिसमें हम सेल के अंदर दिए हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे फॉर वो इंटेक्स का क्वेश्चन हो यानी कि चैप्टर के बीच में दिए गए क्वेश्चंस हो, या फिर एनसीईआरटी के एंड में यानी कि चैप्टर का जो एंड पार्ट है उसमें दिए गए क्वेश्चन। आज की इस क्लास से बच्चों आप वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे जो क्वेश्चन सीबीएसई के मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट में रहते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो सीबीएसई के टारगेट पर रहते हैं कि उन्हें आपको देने ही देने। तो चलिए बिना किसी देरी के कॉपी और पेन निकाल लो और शुरू करते हैं आज का हमारा सेल का फाइनल शॉट। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है। पहले देखो, कभी भी सीबीएसई के या फिर किसी भी बोर्ड के हो आप, इवन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो एक चीज को ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा क्वेश्चन को जब भी जैसे कोई बॉलर आपको बॉल करा रहा है तो पहले बल्ला नहीं घुमाना, पहले कुछ मिली सेकंड के अंदर ना उसकी बॉल को एनालाइज करना है। सिमिलरली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसकी डिमांड क्या है। जैसे होती है ना आपकी उसकी डिमांड कि कहां, अरे तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल, कि भैया प्लांट सेल को सेल वॉल की जरूरत क्यों है, इस पर आप क्या अपने कमेंट्स देंगे या क्या अपने आर्ग्यूमेंट देंगे कि सेल वॉल को क्यों, प्लांट सेल को क्यों जरूरत है सेल वॉल की, जबकि एनिमल सेल को जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट देंगे। देखो, प्लांट जो होता है ना, पौधा, जो एनिमल है, ये मान लो एनिमल है और ये मान लेते हैं एक पौधा है। अब आप हो, आप एनिमल की कैटेगरी में हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। मान लो तूफान आ गया, बिजली कड़क रही है, कोई ऐसा डिजास्टर आ गया, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने आप को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकोमोटिव है ही नहीं, वो अपने एक जगह पर खड़े हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। तो उनके पास कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड टाइप की तो होनी चाहिए ना जो बचा सके। समझ रहे हो ना, अगर शील्ड नहीं होगी तो बचेगा कैसे, वो प्रोटेक्शन कैसे लेगा, समझे। तो प्रोटेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका प्रॉपर आंसर क्या है, प्रॉपर आंसर समझिए कि जो प्लांट होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते अपनी हार्श सिचुएशन से, यानी ऐसी कंडीशन से जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे कोई डिजास्टर आ गया या किसी टाइप का कोई फ्लड, इरिगेशन वगैरह, ऐसा कुछ भी मान लीजिए आ गया, तो या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड हो, हैवी रेन हो, तो इन सिचुएशन से वो बच नहीं सकते। तो उनकी सेल के पास कुछ ऐसी शील्ड होनी चाहिए जो उन्हें क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जिस कारण से उनको सेल वॉल की जरूरत नहीं है। फिर सवाल यह आता है कि अगर एनिमल के पास सेल वॉल हुई, अगर एनिमल को आपने सेल वॉल दे दी, तो ये क्या करेगी, मूवमेंट को इम्पॉसिबल कर देगी। जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमारी बॉडी के सेल्स की जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट है, उसको ये क्या कर देगी, सेल वॉल एक तरीके से क्या कर देगी, इम्पॉसिबल कर देगी, थोड़ा सा स्टिफ कर देगी। क्लियर होगी बात। इसलिए एनिमल्स को सेल वॉल की नीड नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रिडिक्ट फॉर अ प्लांट इफ इट्स सेल वॉल वर बिकम अ फ्लेक्सिबल एज अ सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, एक प्लांट के पास दो चीजें हैं, एक है उसकी सेल मेम्ब्रेन और एक है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, ठोस होती है, वहीं पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो सवाल क्या कह रहा है कि अगर प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन की तरह ही सेल वॉल भी फ्लेक्सिबल हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ऐसे क्या परिणाम आएंगे। तो जरा समझिए, अगर प्लांट सेल की सेल वॉल फ्लेक्सिबल हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की तरह, तो प्लांट सेल अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट को खो देगा, यानी प्लांट सेल के पास जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट आ रहा है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसी के कारण रिजिडिटी जो रिजिड है सेल की, प्रिवेंट कर रही है उसको बस्ट होने से। कि भाई अगर सेल ने ज्यादा पानी पी लिया, एक तरीके से मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम सेल वॉल है, दिस सपोज दैट दिस इज सेल वॉल,
अगर बच्चों प्लांट सेल ने ज्यादा मात्रा में वाटर पी लिया या एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो सेल वॉल है यही उसे प्रोटेक्ट करती है बस्ट होने से, फटने नहीं देती। लेकिन अगर यही फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, स्वेल के बस्ट हो जाएगी, जैसे कि एनिमल सेल होती है। आपने देखा होगा बच्चों कि अगर हम अपने हाथों को, आपने नहाते टाइम या कपड़े धोते टाइम आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपके हाथ पैर ज्यादा समय के लिए पानी में रहते हैं तो ये इन पे एक तरीके से ये रिंकल्ड पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं उंगलियां, थोड़ी अजीब सी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्किन की सेल्स उस टाइम पर बस्ट हो रही होती है लगातार। ठीक है, तो वैसा हो जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और अगर सेल वॉल फ्लेक्सिबल हुई, क्योंकि नॉर्मली प्लांट्स में क्या रहता है, सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो कैसी होती है, रिजिड होती है, जो से प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है कि वो क्या ना हो पाए, बस्ट ना हो पाए। समझे? अगर वो बस्ट हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, yes, this is our question number 4 that said do white flower contain any pigment? क्या व्हाइट फ्लावर्स के पास कोई पिगमेंट होता है, और होता है तो अपना रीजन दीजिए। देखिए जनरली व्हाइट कलर के बारे में कहा जाता है कि व्हाइट कलर जो बनता है वो 7 कलरों से मिलकर बनता है। 7 कलर कौन कौन से, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब ये सातों के सातों कलर एक साथ मिलते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, यानी वॉयलेट इंडिगो ब्लू, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। फिर सवाल ये आता है कि तो क्या जितने व्हाइट फ्लावर्स हैं, व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, क्या उनके पास किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है, केवल ये व्हाइट इन 7 के 7 कलर से ही व्हाइट कलर बनता है? तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए, रिसर्चेस की बात मानी जाए, तो एक्चुअल में व्हाइट फ्लावर के पास कोई भी कलर पिगमेंट नहीं होता, जैसे कि एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन वो है जो किसी भी फ्लावर को रेड, ब्लू और पर्पल कलर देते हैं। लेकिन फिर व्हाइट कलर दिखता क्यों है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया इनमें टाइनी पॉकेट्स होंगे जो सातों की सातों वेवलेंथ्स को, यानी कि सातों कलर को, सिंपल भाषा में बोले तो सातों की सातों लाइट, यानी वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सबको एक साथ रिलीज कर रहे होंगे, तभी वो विजिबल लाइट व्हाइट हमें महसूस होती है और हमारी आंखों को लगता है कि पेटल्स कैसे हैं उसके, यानी पत्तियां कैसी हैं, पंखुड़ियां कैसी हैं उस फ्लावर की, व्हाइट है। समझे? तो एक्चुअल में आपका फाइनल आंसर यही होगा कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स के पास किसी भी प्रकार का कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए वो व्हाइट है। और व्हाइट होने का दूसरा रीजन है कि भैया उस फ्लावर की पंखुड़ी में से ये सातों की सातों लाइट एक साथ निकल रही होती हैं, यानी ऑल वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, और इन्हें हम बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, आप देखते हो कि रेनबो जब बनता है तो रेनबो में सातों कलर लगभग दिखते हैं, तो विजिबल लाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल यूजिंग दीज क्लूज। अब इस सवाल में आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपसे बोल रहा है कि आप ड्रॉ करिए प्लांट और एनिमल सेल को इन क्लूज के साथ। पहला मतलब ये क्लूज कुछ नहीं है, बस वो कंडीशन बोला है कि आपकी जो ड्राइंग होनी चाहिए उसमें ये चीजें दिखनी चाहिए। तो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ने बच्चों आपको बोला है कि बाबू यहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो एक डार्क और राउंड बॉडी होनी चाहिए इनसाइड द सेल। ठीक है, डार्क और राउंड बॉडी होनी चाहिए। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक थ्रेड लाइट नेटवर्क है जो एक्सटेंड हो रहा होगा न्यूक्लियर एनवेलप के बाद, यानी न्यूक्लियस के बाद जो नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वो आपका ईआर है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रॉड शेप, आपको रॉड की शेप में बनाने। तो डायग्राम बनाने सिंपल सी भाषा में बोले तो इसमें आपको बोला गया है इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करने को बोला गया है, जहां पर ये वाली जो सेल है ये आपकी है प्लांट सेल और ये जो सेल है ये आपकी हो गई एनिमल सेल। क्लियर होगी बच्चों बात? अगर हम इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स की बात कर लें कहां पर है, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जहां से शुरू हो रहा है वो आपका हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आप ये जो देख रहे हो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। एक चीज ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है जिसे बच्चे बोलते हैं क्लोरोफिल। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्रकार का बच्चों प्लास्टिड है, जो कि प्रोवाइड करता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा सेल को, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है। और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं, उस पिगमेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया इसे क्लोरोफिल। किस नाम से जानते हैं बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। मैग्नीशियम आयन का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन, जैसे इंसानों की जो आरबीसी होती है उसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व होता है, या हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है आयरन का कॉम्प्लेक्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल है ना, आरबीसी, आरबीसी में बेटा एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रहता है। आरबीसी के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स रहता है जो कि होता है आयरन आयन का, यानी Fe आयन का क्या रहता है, वो कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्योंकि किसी इंसान को देखना अपना हरे रंग का हो और हरे रंग का ऐसे मस्त जिंदगी उसकी चल रही हो जैसे प्लांट की होती, नहीं ना, हरे रंग का। माना कि इंसान रंग बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका वास्तव में रंग हरा हो। ठीक है, हरे रंग का कोई इंसान नहीं होता है। ठीक सिमिलरली अगर हम एनिमल सेल में भी मार्क करें तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, उसके बगल में ये आपको दिख जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दिख गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद रखना, प्लांट और एनिमल सेल इस चैप्टर से ड्रॉ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए, सिंपल है, 2-4 बार ट्राई करेंगे ठीक हो जाएगी ड्राइंग इसकी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हालांकि ये इंटेक्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके इंटेक्स में यानी जो आपकी बुक एक्सप्लोरेशन उसमें एक टेबल बनी हुई है, और अगर आप टेबल्स को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो इसका मतलब है आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल्स दी हुई है। पहला बैक्टीरिया की सेल, दूसरी प्लांट की सेल, और तीसरी है एनिमल की सेल। और यहाँ पर सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स दिए हैं, और हमसे सिंपल सी चीज पूछी है, बताइए ये स्ट्रक्चर कौन सी सेल में प्रेजेंट है या नहीं। चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो बैक्टीरियल सेल होती है ये प्रोकायरोट्स में आती है, यानी कि प्रोकायरोटिक सेल होती है, यानी कि ऐसी सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। वहीं पर प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकारियोट्स में आते हैं। सबसे पहले नीचे शुरू करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। वहीं पर इसमें और इसमें प्रेजेंट, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भैया इसमें तो होता नहीं है, इन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस की बात आ गई तो ये भी नहीं होगा, इन दोनों में ये भी होगा। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लगभग तीनों ही सेल्स में, यानी कि बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो, तीनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है आपका क्या, साइटोप्लाज्म। सेल वॉल की बात करूं, सेल वॉल बच्चों ना तो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और ना ही एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। कारण इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि प्लांट सेल लोकोमोटिव नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जिस कारण से उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए अपनी सेल को रिजिड बनाना पड़ता है, और रिजिड बनाने के लिए उनके ऊपर सेल वॉल होती है, जिस कारण से आप बोल सकते हो भैया बैक्टीरिया में नहीं होगी, प्लांट में होगी, लेकिन एनिमल में नहीं होगी। कौन, सेल वॉल। अगर हम बात करें बच्चों सेल मेम्ब्रेन की, तो ये आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आपको बताना है, तो मैं तुम्हारी मम्मी की कसम है सबको, ठीक है, आप लोग होमवर्क सॉल्व नहीं करते हो। क्लियर हो गई बात, आंसर दीजिए चाहे गलत हो या सही हो, आपको इसको होमवर्क में करना है, ठीक है, बता रहा हूं मैं।
अगर आप अपनी माता जी से प्यार करते हो, पिताजी से प्यार करते हो, तो इसका आंसर दोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करते, मेरे पास यही एक अस्त्र रह गया आपसे होमवर्क कराने का, क्योंकि आपको लगता है हम तो जी यहाँ पर बैठे हैं फोन में, इतनी दूर सर कैसे कुछ कर लेंगे, भैया कैसे कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अब यही एक अस्त्र है कि आपको इसका होमवर्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, इंस्टेड ऑफ मेनी स्मॉल वंस, कि बहुत सारे छोटे छोटे की जगह क्या हो अगर हमें एक बहुत बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर रख दें। क्योंकि हमारे जो सेल होती है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की सेल हो, मैं आपको अभी दिखाता हूं, चाहे वो प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो, उसमें मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे कि ये रहा 3 इसमें ही हो गए, 3 इसमें दे रखे हैं, 3 नहीं बल्कि और भी होते हैं, 3 तो एक स्ट्रक्चर वे हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह क्यों नहीं हमारी नेचर जो है, जिसने हमें बनाया है, जो नेचर है, वो हमारी सेल के अंदर ऐसा इवोल्यूशन कर दे कि हमारी सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया हो। जैसे कि न्यूक्लियस होता है, काफी बड़ा हिस्सा, छोटे छोटे न्यूक्लियस तो नहीं होते बहुत सारे, एक ही बड़ा न्यूक्लियस होता है। उसी तरीके से छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं बना देती। देखो, अगर छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो ये बड़े माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले ज्यादा स्पेस लेते हैं, ज्यादा स्पेस होता है इनके पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब इनके पास ज्यादा स्पेस है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में केमिकल एनर्जी बनेगी और सेल ज्यादा यूटिलाइज कर पाएगी उसे। क्लियर हो गया। तो प्रॉपर वे में आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, क्या कि जो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मैसिवली लार्जर सरफेस एरिया देते हैं एज कंपेयर टू लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया। यानी एक बड़े माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं ज्यादा मात्रा में रख दूंगा सेल के अंदर, तो मेरे सेल को ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा कि वो क्या कर सके, क्या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर सके। अगर आपको नहीं पता सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल के अंदर की एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे सेल क्या बना रही है, एनर्जी बना रही है। यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल के अंदर की एक केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल, जिससे सेल क्या करती है बच्चों, एटीपी बनाती है। क्लियर हो गई बात, एनर्जी बनाती है, उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बोलते हैं। और इससे ज्यादा जल्दी और एफिशिएंट वे में कौन बनती है, एटीपी बनती है। किससे, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया से एज कंपेयर टू बड़े माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अगर हमारी सेल में छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं तो वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी बना पा रहे हैं, जल्दी बना पा रहे हैं, जिस कारण से हमारी सेल जो है, हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स, वो अच्छे से वर्क कर पा रही है। वहीं पर अगर एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता तो उतने अच्छे से सेल एनर्जी नहीं बना पाती। क्लियर होगी बात, उतनी जल्दी नहीं बना पाती। अगला सवाल है, इफ द स्किन सेल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय मियोसिस इंस्टेड ऑफ माइटोसिस, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन टू द कट ऑन अ स्किन। कि मान लो जी आपके गाल पर एक कट लग गया या आपकी स्किन पर कहीं पर एक कट लग गया। अब कट लग गया है तो आपकी बॉडी उसको हील अप भी करेगी, और हील अप करने के लिए स्किन सेल नहीं बनेंगे, लेकिन वो नई जो स्किन सेल बन रही हैं वो मियोसिस से बन रही हो इंस्टेड ऑफ, जबकि हमें पता है माइटोसिस से बनती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर मैं लगा दे रहा हूं, आप वो वाली क्लास देख लीजिएगा। तो मियोसिस से नहीं होती आपकी क्या सेल डिवीजन, किसमें, जो आपकी स्किन सेल है, किससे होती है, माइटोसिस से। लेकिन सवाल कह रहा है कि अगर माइटोसिस की जगह मियोसिस से हो जाए तो क्या होगा। थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूं। देखो, सेल डिवीजन जो होता है, यानी कि सेल का डिवाइड होना, वो दो तरीके से होता है, या तो वो मियोसिस से होगा, या तो मायोसिस से होगा, या फिर माइटोसिस से होगा। अब मैं यहां पर एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, मियोसिस में क्या होता है, सिंपली सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो आधे हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं रहता, वहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहते हैं। तो होगा क्या, अगर मान लो किसी के स्किन पर कट लग गया, तो जब दूसरी नई सेल उसे भरने के लिए आएंगी, जो कि माइटोसिस से अगर बनने की जगह मियोसिस से बनी हो, तो क्या होगा, वो कट कभी भी हील अप नहीं हो पाए, क्योंकि जो सेल है वो उस तरीके का फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके क्रोमोजोम की संख्या आधी हो गई, जो उनका कोड है वो चेंज होता है, चेंज हो रहा है बार बार, जिस कारण से वो कट कभी भी फिलअप ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा, वो स्किन का टेक्सचर भी बदलने लगेगा, ना तो वो कट जो लगाया गया वो हील हो पाएगा और टेक्सचर भी चेंज होने लगेगा। तो आप इसको एग्जाम में किस तरीके से लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि इफ स्किन सेल इज डिवाइडेड बाय मियोसिस इंस्टेड ऑफ माइटोसिस,
माइटोसिस की जगह अगर मियोसिस से स्किन सेल डिवाइड होने लगेंगी तो एक कट जो लगा है वो कभी भी प्रॉपरली हील नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बिकॉज दीज न्यू सेल वुड नॉट एबल टू फंक्शन एज अ स्टैंडर्ड स्किन सेल, कि वो जो नई सेल बन रही है वो कभी भी फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे पुरानी या फिर स्टैंडर्ड स्किन सेल की तरह। सवाल फिर आता है क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि मियोसिस की वजह से जो नई सेल डेवलप हो रही है वो नई सेल के क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। मियोसिस में याद रखिए सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो आधी हो जाएगी, जिस कारण से उनके फंक्शंस काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगे एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सेल। और इस कारण से जो हमारे टिश्यू फेलियर हो जाएगा, लीडिंग टू अ टिश्यू फेलियर एंड वाउंड दैट कैन नॉट क्लोज। वाउंड का मतलब है वो एक कट जो आपकी स्किन पर लगा है वो कभी भी क्लोज नहीं हो पाएगा, हील अप नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा आंसर है। जबकि अगर रियलिटी में देखा जाए, रियल वर्ल्ड में देखें, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लिया आपने, लेकिन बच्चों अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में माइटोसिस से ही हमारे पूरी सेल की सेल डिवीजन होती है, सिवाय सेक्स सेल के, यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल। जैसा कि हमने बताया इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होने की जरूरत होती है, इसलिए इनमें मियोसिस होता है। बाकी हमारी पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी, और ये एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड आंसर होता है कि जिसमें आप ये बताएं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या रीजन है उस चीज का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सबसे पहले बच्चों आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी के यानी एक्सप्लोरेशन बुक के जो चैप्टर के बीच में पॉन्ड्स वाले क्वेश्चन थे, पॉन्ड्स एंड पॉन्डर करके ऐसे क्वेश्चन का नाम था, ये वाले जो क्वेश्चन है जो पॉज एंड पॉन्डर करके हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने खत्म कर लिए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चंस पर, यानी कि चैप्टर के एंडिंग के क्वेश्चंस पर। तो ये जो क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन दीज क्लूज। अब क्या हो रहा है एक्सप्लोरेशन में बच्चों, अब जो सवाल आ रहे हैं, पहले डायरेक्ट आता था डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, बच्चे कोई से भी 2-3 डिफरेंस याद करके जाते थे, लिख देते। लेकिन एक्सप्लोरेशन और एनसीईआरटी ने इस बार चेंज किया है, उसने एक स्पेसिफाइड टर्म देगा और उस टर्म के बिहाफ पर आपको डिफरेंस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपको डिफरेंस करना है ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, मतलब एंट्री और एग्जिट के बेसिस पर। सिमिलरली आरईआर का मतलब होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर का मतलब होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पढ़ा था ये, अभी हम इसके डिफरेंस में जाएंगे तो और अच्छे समझेंगे। तो आरईआर और एसईआर को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमें डिफरेंशिएट करना है, और वहीं पर बच्चों क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को हमें ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट डिफरेंशिएट करना है। पिगमेंट मतलब उनके ऊपर उनके पास कैसे कलर का सब्सटेंस होता है उसके बेसिस पर। तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले चलते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर हमें किसके बेसिस पर करना है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट के बेसिस पर। देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार फटाफट से बता देंगे मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा मेड अप ऑफ किससे बनी होती है ये, ठीक है। अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करती है कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर आने के लिए और कुछ ही सब्सटेंस को सेल को बाहर जाने के लिए, यानी एक सिलेक्ट करती है कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे कि हमारे स्कूल में गार्ड अंकल सिलेक्ट करते हैं या पीटीआई सर सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये बच्चा ड्रेस में नहीं है तो ये अंदर नहीं जाएगा। आप स्कूल में एंट्री कर गए, अब स्कूल में कोई किसी वैलिड रीजन के बिना आप स्कूल से बाहर नहीं जाओगे, तो पूरा रेगुलेट कर रहे हैं ना कौन एंट्री कर रहा है कौन एग्जिट कर रहा है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा। जबकि सेल वॉल को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल वॉल कहता है जाना है जा, चल अंदर जा, अच्छा बाहर जाना है जाओ जाओ जाओ। ये वो सरकार की मतलब ये एक तो इसके अपना सरकारी आदमी है, इसको कोई मतलब नहीं है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ज्यादातर सब्सटेंस को ये क्या कर देता है? पास होने देता है, क्योंकि इसका काम परमिएबिलिटी से रिलेटेड मेनली है ही नहीं।
इसका मेजर काम है सेल को क्या करना, रिजिड बना के रखना। और याद रखना सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, केवल और केवल प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा, ठीक है। हाँ बेटे मुझे सब पता है, तुम लाइक क्यों नहीं करते हो। RER और SER को समझते हैं हम। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको हमें स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंशिएट करना है। तो एग्जाम में ना इसी तरीके से आपको लिखना है कि एग्जामिनर या फिर जो भी आपके आंसर शीट को चेक कर रहे हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप किस बेसिस पर डिफरेंस कर रहे हो। जैसे यहां मैंने लिख दिया है परमेलेबिलिटी, वहां पर भी आपको लिखना है परमेलेबिलिटी और स्ट्रक्चर ऐसे। अब RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स। याद रखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जिनके कारण जो उसकी सरफेस से अटैच्ड होते हैं और वो ही उसकी सरफेस को बम्पी और रफ बना देते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर किसी भी प्रकार के राइबोसोम्स नहीं होते, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है। जैसे फेयर एंड लवली की एड में आती है ना, वो एक मैडम जी बिल्कुल गोरे गोरे का, अरे छोड़ो, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, जिस कारण से उनकी बॉडी क्या लगती है, उनकी सरफेस कैसी लगती है, स्मूथ लगती है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, ये दोनों डिफरेंस। चलिए अब तीसरे वाले पर भी चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों पिगमेंट यानी कि कलर के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या है, क्रोमोप्लास्ट का कलर क्या है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के लिए समझ लो ये दोनों ही एक प्रकार के प्लास्टिड्स हैं। क्या है बेटा, ये दोनों ही एक प्रकार के प्लास्टिड्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेटा ये केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। केवल और केवल किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, याद रख लेना बेटा, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके कलर क्या होता है, ग्रीन। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं और ये एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। किस लिए, ग्रीन कलर का पिगमेंट है और कहां हेल्प कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। वहीं पर बच्चों जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में बाकी के कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया या और येलो हो गया। जनरली ज्यादातर क्रोमोप्लास्ट के जो कलर देता है प्लांट को वो रेड, येलो और ऑरेंज होता है, जो कि फ्रूट्स और फ्लावर्स को, यानी जो आप देखते हो जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, ठीक है, अलग अलग फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं अलग अलग रंग की होती हैं, वो क्यों हो पा रही है, क्योंकि वो प्लांट जो है जैसे गुलाब का जो पौधा है उसकी जो सेल्स हैं उसमें जो प्रेजेंट क्रोमोप्लास्ट है वो उसको क्या कलर दे रहा है, वो उसको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। गेंदे का फूल उसको येलोइश टच और ऑरेंजिश टच वाला बना रहा है, ठीक है। ऐसी सेब का रंग लाल क्यों हो रहा है, आम का रंग पीला क्यों है, तो ये सारी चीजें क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो पा रही है। तो कलर के बारे में हमें पिगमेंट के बारे में बोला गया था डिफरेंस करने को, तो क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वहीं पर क्रोमोप्लास्ट के पास बाकी के अदर कलरफुल पिगमेंट होते हैं जैसे कि रेड, ऑरेंज और येलो। चलिए बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो सिमिलर एनिमल सेल हैं, दो एक ही जैसे मेरी, मान लो मैं भी तो एक एनिमल, हम लोग भी तो एनिमल कैटेगरी, तो मेरी दो सेल है, मान लो दो सेल हमने निकाली और दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में रख दिया। जो सेल एक्स थी उसको हमने प्योर वाटर वाले सॉल्यूशन में रख दिया और जो सेल वाई थी उसको हमने कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद मैंने उन दोनों सेलों को देखा तो मैंने नोटिस किया जो एक्स सेल थी वो स्वेल हो गई और वहीं पर जो वाई सेल थी वो श्रिंक हो गई। अब श्रिंक और स्वेल का कंसेप्ट जरा ध्यान से समझिए। देखो कोई भी सेल, दो रीजन है, अंदर का सब्सटेंस जब बाहर जाएगा, अंदर का सब्सटेंस यदि बाहर जाएगा तो चीजें सिकुड़ेंगी, ठीक है, और बाहर से जब सब्सटेंस अंदर आएगा तो चीजें फूलेंगी। इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास एक नॉर्मल साइज का बैलून है, बिल्कुल हल्का से साइज का बैलून है, आप उसमें से उसकी अंदर की पूरी हवा को निकाल देंगे तो वो क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, और अगर उसमें हवा भर देंगे तो वो क्या होने लगेगा, स्वेल होने लगेगा। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक्स सेल जो थी वो स्वेल हो रही थी और वाई सेल जो थी वो श्रिंक हो रही थी, जबकि एक्स सेल को आपने किस में रखा था, प्योर वाटर में रखा था, और वाई सेल को किस में रखा था, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा था, सॉल्ट यानी कि नमक के सॉल्यूशन में रखा था। तो ऑब्वियस ही बात है वाई को तो श्रिंक होना ही था, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ पर कुछ हमें चीजें दी है, विच स्टेटमेंट प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, जो हमने अभी पढ़ा उसके, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन था इसलिए 2 स्लाइड पर है।
कह रहा है कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है? सॉल्ट मॉलिक्यूल मूव्ड इनटू द सेल कॉजिंग इट श्रिंक, वाटर मूव्ड इनटू द सेल एंड वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल बाय देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। सवाल कह रहा है, इसमें ऑप्शन कह रहा है वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स में वाटर मूव किया है एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ बाय देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, वाटर मूव्ड इनटू द सेल एक्स एंड मूव्ड आउट सेल बाय थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर आप साफ देख रहे हैं, अभी मैंने बताया पानी अगर एंटर कर लेगा तो स्वेल हो जाएगा और पानी अगर रिलीज कर देगा तो श्रिंक हो जाएगा। जैसा कि यहां पर बोला गया है एक्स स्वेल हो रहा है, इसने इसका मतलब पानी को एब्जॉर्ब किया होगा, वाटर को क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा, और वहीं पर ये श्रिंक हो रही है, इसका मतलब बच्चों इसने वाटर को सेल वाई ने क्या किया होगा? रिलीज किया होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए एक तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्यूट मूवमेंट कॉज्ड ऑस्मोसिस इन बोथ सेल, ये भी इसका राइट ऑप्शन है कि सॉल्यूट की मूवमेंट कॉज हो रही है ऑस्मोसिस की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट पीछे आ जाइए। यहाँ पर अगला सवाल थर्ड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर 2.20, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड फ्रॉम ए टू जी, ए से जी तक इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए, इनको आइडेंटिफाई करना है इन सब चीजों से। तो सबसे पहले ए पार्ट, अगर आप ए पार्ट को देखेंगे, चलिए मैं इसको रेसिप्रोकलिंग से करते हैं, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बी पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया, सी आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज हो गया, जी आपका वैक्यूल हो गया, एफ आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ई आपका सेल वॉल हो गया, डी आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ए आपका क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सेल के अंदर के पार्ट्स हैं और इनके फंक्शन से आपको मैच कराना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या करता है? न्यूक्लियस का मेन काम है सेल्यूलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ये सेल के ब्रेन की तरह काम करता है। क्लियर हो गई बात? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये हमारा कौन है? न्यूक्लियस, यानी कि बी पर जो है ये वाला जो पोर्शन है ना, मार्क कर लीजिएगा। दूसरा, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनर्जी बनाने वाली केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ये रहा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया ए। अगला देखो, स्टोरेज ऑर्गेनेल दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। अब सेल को दो लोग रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक सेल वॉल और दूसरा वैक्यूल। वैक्यूल भी काफी हद तक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो बड़ा सा गैप दिख रहा है सेल के अंदर, खाली स्पेस, यही वैक्यूल है। तो ये जो है स्टोर करता है फूड को, तो यहाँ पर हम लगा देंगे जी। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें अगला पार्ट है सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से सेपरेट करता है, सराउंडिंग से सेपरेट करने का मतलब प्रोटेक्ट करना नहीं होता, सेपरेट करना एक अलग चीज होता है, प्रोटेक्ट करना एक अलग चीज होता है। तो सेपरेट करता है, अलग अलग रखता है, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि यहां पर हम लगा देंगे एफ। तो ये हो गया हमारा एफ। अगला कह रहा है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, यानी कि एक तरीके से प्रिवेंट करना या सपोर्ट देना स्ट्रक्चरल रिजिडिटी सेल वॉल, और सेल वॉल सबसे आखिरी में यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम ई लगा देंगे यहाँ पर। अगला कह रहा है पैक एंड स्टोर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ईआर, जो ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जो पैक करता है और स्टोर करता है सेल के मटेरियल को, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, तो वो होता है हमारा गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस, जो कि यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड बनाने में कौन हेल्प करता है? देखो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हेल्प करता है क्लोरोफिल, जो कि प्रोवाइड होता है एक प्लास्टिड के द्वारा, जिसे बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट किया गया है डी से। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसकी बड़ी इमेज यहाँ पर ये रही, ABCD अगर आपको नहीं दिख रहे थे तो आप देख लीजिएगा, वरना आपकी बुक में जो लास्ट में फिगर नंबर 2.20 है उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है, पहले बताओ बढ़िया लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना? हाँ, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरी। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, प्लांट सेल में लाइसोसोम होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं भैया, ये बात सही नहीं, ये वाली बात सही थी, ये सही नहीं, यानी कि ओवरऑल ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल होती है, बिल्कुल सही। गोल्गी अपरेटस एब्सेंट होता है, नहीं भैया एब्सेंट कैसे हो जाएगा? फिर ये भी बात आपकी क्या होगी? गलत। दूसरा ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी। राइबोसोम नहीं होता एनिमल सेल में, होता है, क्यों नहीं होता? तो बचा कौन? बचा पहला ऑप्शन।
देखो प्लांट सेल में ल्यूकोप्लास्ट होता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आ रही है तो शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है भैया, दो स्टूडेंट रेनू और रोहित, दो स्टूडेंट थे, दोनों डिस्कशन कर रहे थे प्लास्टिड्स के ऊपर। देख रहे हो, सीखो कुछ सीखो है अभी से। दोनों तुम्हें अगर बिठा दिया जाए किसी का, तुम पता नहीं क्या क्या कर बातें बनाने लग जाओ, बातें बनाने के बाद कुछ नहीं आता। सीखो इनसे कुछ। ये रेनू और रोहित देखो डिस्कशन कर रहे हैं प्लास्टिड के ऊपर। रेनू एम्फेसाइज कर रही है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड्स। रेनू कह रही है कि भैया प्लांट के जितने पार्ट हैं, चाहे पत्तियां हो, चाहे स्टेम हो, चाहे बर्ड हो, चाहे रूट हो, कुछ भी हो जो प्लांट का पार्ट है, वो सब में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। जबकि रोहित कह रहा है, रोहित एग्री नहीं हो रहा, रोहित मना कर रहा है, कैसी बात कर रही है, ऐसा थोड़ी है। रोहित कह रहा है कि भैया ये स्टेटमेंट जो तुमने बोली है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। प्लांट की रूट्स इन द रूट्स आर अंडरग्राउंड, जबकि रूट्स जो होती हैं वो तो जमीन के अंदर होती हैं, तो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत ही नहीं है। और जबकि प्लास्टिड में तो फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसा रोहित का कहना। मेरा कहना नहीं है, मैं रेनू जी मैं नहीं बोल रहा हूं ये, ठीक है, ये रोहित कह रहा है, ठीक है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हु इज करेक्ट, कौन सही है, रेनू सही है या रोहित सही है? जस्टिफाई योर आंसर, आपके ऊपर छोड़ दिया कि भैया दोनों आगे जी लड़ मर रहे हैं, अब बोल रहे हैं बताओ कौन सही है। अब मैंने बोला बच्चा लोग इधर आ जाओ, दोनों इनको समझाया। देखो सवाल क्या है, रेनू भी सही है, रोहित भी सही है, लेकिन रोहित के थोड़े से कंसेप्ट वीक हैं। क्या कंसेप्ट वीक है? देखो रोहित ने कहा कि फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं है, तो भैया प्लास्टिड होने नहीं चाहिए। अब रोहित प्लास्टिड में केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट को समझ रहा है, जबकि आपको तो पता ही है, आप तो जानते हैं, आप तो समझदार हैं, तो प्लास्टिड में केवल क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी शामिल होता है, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड को स्टोर करना भी काम होता है। क्लियर हो गई बात? तो रेनू सही है एकदम 100%। अगर बात करें तो रेनू सही है, रोहित थोड़े से गड़बड़ा गया था। रोहित भी राइट है दैट अंडरग्राउंड रूट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर दे लैक ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। मैंने बोला ना रोहित को पूरे पता नहीं था कि प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड केवल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लास्टिड तीन है आपके, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट केवल फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो रोहित बेटा तुम थोड़े से गड़बड़ हो गए हो, जबकि प्लास्टिड की एक ब्रॉड फैमिली है, फैमिली ऑफ ऑर्गेनेल्स है, मतलब वही ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो रूट्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है, जो दूसरा वाला होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि रूट्स को भी स्टोर करना होता है और ये कलरलेस होता है। याद रखना ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसी कारण से मेजरली ज्यादातर जो रूट्स आप देखेंगे प्लांट्स की, वो कलरलेस या फिर यूं कहें व्हाइट कलर की होती है। क्लियर हो गई बात? कलरलेस एंड एसेंशियल फॉर स्टोरिंग स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्युल्स फॉर द प्लांट, ठीक है। तो रूट्स के पास, तो रोहित बेटा, जिसका भी नाम रोहित है बेटा, रेनू से माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे रेनू को। क्यों? क्योंकि रेनू पूरी तरीके से सही थी कि रूट्स के पास प्लास्टिड होता है, जबकि रोहित कह रहा था रूट्स के पास प्लास्टिड नहीं होता क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है। लेकिन रोहित ये क्लास मिस कर गया था प्लास्टिड वाली, क्योंकि उसमें बताया गया है कि प्लास्टिड तीन तरीके के होते हैं मेनली, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मेन जो है। माना कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट नहीं है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट तो होगा रूट्स के पास, तो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपोर्टेंट ऑर्गेनल इन अ प्लांट सेल। एक प्लांट सेल में दो इंपोर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर। डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि कैसे कैसे ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है और कैसे कैसे ये अलग है, ये चीज आपको बतानी है। अब ये तो आपको भी पता है भैया, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है? ग्रीन कलर प्रोवाइड कराना और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कराना, यानी आम भाषा में बोलूं तो फूड बनाने से रिलेटेड इसका काम है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि उस फूड से क्या कन्वर्ट करना, एनर्जी बनाना। तो ये चीज तो अंतर हो गया इसमें भैया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, वहीं पर इसका क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड बनाना। लेकिन इन दोनों में और क्या क्या सिमिलरिटी है? तो मेन सिमिलरिटी आती है कि दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। तो सिमिलरिटीज आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। अगर आप अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं कराना चाहते हो और अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो, तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके को भी सुधारना है। केवल आपको नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, आप उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, ये भी बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर मैंने
आपने मतलब इस तरीके से लिखना है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को अलग अलग लिखिएगा। सिमिलैरिटीज में लिखिएगा कि बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन, दोनों के पास दो दो मेम्ब्रेन होती है, यूनिक टू अदर ऑर्गेनल्स, जो उन्हें दूसरे ऑर्गेनल से यूनिक बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है एंड देयर ओन राइबोसोम, जिसके पास डीएनए उसके पास राइबोसोम होगा, मीनिंग दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। तो यहां पर दो सिमिलैरिटी निकल के आई। पहली सिमिलैरिटी कि दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है, जिस कारण से बच्चों दोनों के दोनों प्रोटीन बना सकते हैं अपना। याद रखना, अगर किसी भी सेल के ऑर्गेनल को प्रोटीन बनाना है तो उसके पास डीएनए और राइबोसोम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? क्योंकि राइबोसोम का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। क्लियर? और इन दोनों के पास अपना खुद का राइबोसोम होता ही है। क्लियर हो गया? जिस कारण से ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस जैसा कि अभी हमने बताया कि वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, इसका मेन काम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराना, रिलीज करना एनर्जी को। लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में। मैंने बताया ना, किसी इंसान रंग बदलते हैं लेकिन किसी इंसान का रंग हरा नहीं होता। ठीक है? और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को टू कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, ताकि वो क्या बना सके? फूड बना सके। तो हेल्प कर रहा है फूड बनाने में एक तरीके से। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में अपनी आंसर शीट पर लिखना है और अपनी आंसर शीट में वजन डाल देना है। वजन डालने का मतलब ये नहीं अद्दर रख के आ जाओ उसके ऊपर कि बोलो जी सर ने बोला, भैया ने बोलता, वजन डाल के आना है, वजन। ठीक है? अगला सवाल, अगला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए। अब ये भी हमने पढ़ा, डीएनए किस किस के पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। तो यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम, राइबोसोम तो कैसे डीएनए हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, खत्म कहानी। ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए। इसमें इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट के पास, लेकिन इसके पास नहीं होता, ये राइबोसोम, इसके पास डीएनए क्या करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक रिसर्चर है जो कैरी कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट को, रिसर्चर महिला है। ठीक है? रिसर्चर कौन है? महिला रिसर्चर है। उसने क्या किया? 2 कैरेट का लिया जो सिमिलर साइज की थी, और उस महिला ने एक कैरेट को प्लेन वाटर में रख दिया, वहीं पर दूसरे कैरेट को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया। एक महिला थी जो रिसर्चर है, उन्होंने 2 कैरेट ली, एक कैरेट को उन्होंने प्लेन वाटर में रखा और एक कैरेट को उन्होंने नमक के सॉल्यूशन में रखा। 24 घंटे बाद उन्होंने रीडिंग ली, ऑब्जर्व किया। तो पहली चीज आपसे ये पूछी गई, इस एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने किया, इस महिला ने किया, इस एक्सपेरिमेंट किस हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है? मतलब किस फिनोमेना को ये दर्शाना चाह रही है? डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो किस हाइपोथेसिस को, किस कंडीशन को मेजर करना चाहती है। दूसरी चीज आपसे पूछी गई है, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे महिला को कि वो क्या करे। तीसरी चीज, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्प। कैसे, क्यों कैरेट को जिसको प्लेन वाटर में रखा वो स्टिफ और क्रंची रही, यानी कि जनरली नॉर्मल टाइप की क्रंची हो गई, बट द कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्प, रबड़ के जैसी हो गई और लिम्ब हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो सिंपल चीज है, ये ऑस्मोसिस वगैरह पे यानी हाइपोटोनिक आइसोटोनिक के ऊपर बेस्ड है। तो सिंपल सा आपको ऐसे ही करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, केवल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले मैंने यहां पर लिखा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पूछा गया तो हाइपोथेसिस हेडिंग डाल के लिखा द रिसर्चर इज टेस्टिंग हाउ वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। भाई उसका मेन जो चीज उसे रिसर्च करनी है उनको वो यही तो करनी कि कैसे सेल मेम्ब्रेन के जरिए आर पार हो रहा है वाटर, और इसी फिनोमेना को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। व्हेन एक्सपोज्ड टू अ डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन, डिफरेंट सॉल्यूट क्यों बोला? क्योंकि वह एक आइसोटोनिक है यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, एक हाइपरटोनिक होता है, एक आपका हाइपोटोनिक होता है। तो जनरली यहां पर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात कर रहा है। फिर इंप्रूवमेंट क्या करने चाहिए इनको आपके हिसाब से? देखो, शी शुड मेजर द एग्जैक्ट वेट एंड लेंथ ऑफ द कैरेट। जैसा कि आपको पता है एक पोटैटो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर हमें इस टाइप का कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो हम इनिशियली अपने सब्सटेंस को, जो भी जिसके जैसे कैरेट के ऊपर करना है या पोटैटो के ऊपर करना है, जिस चीज के भी करना है, उसका इनिशियल वेट मेजर करें, उसकी इनिशियल लेंथ, मतलब जो भी उसका इनिशियल क्रेडेंशियल्स हैं
उनको मेजर करें, ताकि हम एग्जैक्ट वे में ये मेजर कर पाए कि किसमें कितना ज्यादा चेंज हुआ है। यानी एक बेसिक पैरामीटर सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इन महिला ने नहीं किया। शी शुड मेजर द एग्जैक्ट वेट एंड लेंथ ऑफ बोथ कैरेट, दोनों कैरेट्स यानी दोनों की दोनों गाजर की हम उस महिला रिसर्चर को वेट नापना है और लेंथ नापनी है बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड इमीडिएटली आफ्टर 24 आवर्स। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से जस्ट पहले और 24 घंटे के बाद, ताकि वो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसमें हम क्वांटिटीज मेजर करते हैं, क्वालिटी नहीं। तो क्वांटिटेटिव डेटा को वो क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। तीसरी चीज इसमें बोला गया था भैया एक्सप्लेनेशन दो, ऐसा क्यों हुआ कि जो प्लेन वाटर में रखी हुई गाजर थी वो क्रंची रही, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन में रखने वाली गाजर जो थी वो रबरी हो गई। तो देखो सिंपल सी चीज है, प्लेन वाटर में हायर वाटर कंसंट्रेशन है, हायर वाटर कंसंट्रेशन होने के कारण जो गाजर के अंदर कंसंट्रेशन है ना, जैसे मान लो बेटा ये गाजर है, इसको एक बीकर में रखा जो कि प्लेन वाटर है। बीकर के अंदर कैसा वाटर है बेटा, प्लेन वाटर है, और प्लेन वाटर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू गाजर के अंदर। तो यहां पर पानी किधर से किधर मूव करेगा, सो वाटर रशेस इन, कहां जाएगा, अंदर जाएगा, जो उसको क्या कराएगा, स्वेल कराएगा। स्वेल कराने के कारण वो क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएंगे उसके, टरेज हो जाएंगे। टर्गेट मतलब हो गया सिंपल भाषा में बोलूं तो एक क्रंची हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन में पानी क्या हो जाएगा, लोअर वाटर कंसंट्रेशन है बाहर, पानी के अंदर नमक ज्यादा है तो नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और वाटर कंसंट्रेशन उसके मुकाबले जो कैरेट की सेल्स है उनके अंदर ज्यादा है, कैरेट के अंदर ज्यादा है, तो अंदर से पानी कहां आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, जिस कारण से सेल क्या हो गई, फ्लैसिड हो गई। फ्लैसिड का मतलब होता है लिम और रबरी हो गई। लिम और रबरी का मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि जब गाजर को उन्होंने उसमें रखा, किसके अंदर रखा, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, तो क्या हुआ, जो गाजर के अंदर का वाटर था वो रिलीज हो गया। वाटर रिलीज होने के कारण वो श्रिंक हो गया और फ्लैसिड हो गई। फ्लैसिड होने के कारण मतलब होता है लिम और रबरी हो जाना। क्लियर हो गया, वाटर ड्रॉन हो गया, इस कारण से ऐसा हुआ। आपको इसी तरीके से लिखना है। अगला सवाल कि इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल। सवाल बहुत सिंपल सा है बेटा कि आपको ये 4-5 पैरामीटर दिए, 5 पैरामीटर दिए हैं, या बैक्टीरिया दिया है, एनिमल दिया हुआ है, आपको बोला गया है कौन से के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सारे क्रेडेंशियल और किसमें कौन सा क्रेडेंशियल नहीं होता है। क्रोमोजोम की बात करें, देखो क्रोमोजोम डीएनए से रिलेटेड है। हम वापस से शुरू की तरह नीचे शुरुआत करेंगे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है जो कलर प्रोवाइड करता है। रंग इंसान बदलता है, आप ऐसे याद रखिए, इंसान एक एनिमल है और एनिमल रंग बदलते हैं, लेकिन वो रंग दिखाते नहीं है। मतलब रंग तो बदलेगा इंसान, लेकिन उसके स्किन पर नहीं दिखेगा वो रंग। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स नहीं होते एनिमल में, तो और बैक्टीरिया में भी नहीं होते। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, यह सवाल आपको करना है, आप बताएंगे ये सवाल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, क्या जरूरत है बैक्टीरिया को माइटोकॉन्ड्रिया की? देखो आपको हिंट दे सकता हूं, बैक्टीरिया एक प्रोकार्योट्स होता है, और प्रोकार्योट्स का मतलब होता है इनके पास लैक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, और माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब आप इसका जवाब का इस सवाल का आंसर दे दीजिए। जबकि एनिमल सेल में तो होता है। न्यूक्लियस नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। और क्रोमोजोम भैया डीएनए से रिलेटेड है क्रोमोजोम, बिना क्रोमोजोम के तो काम ही नहीं चलेगा, तो दोनों में क्रोमोजोम होगा। क्लियर होगी बात? तो आपको इस वाले पार्ट का सवाल आपको देना है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट का। चलिए बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट, हालांकि मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट काट दिया जो मुझे अननेसेसरी लगा, मैंने मेन पॉइंट से लिखा है इस सवाल को, ठीक है। सवाल क्या है बच्चों? सवाल बहुत ही सिंपल है। नाउ सेटअप एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलो, कि आपको 4 बीकर लेने हैं, कीप कप ए एम्प्टी, एक बीकर या एक कप को खाली रखना है। एड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, कि भैया मैंने पहले ना 4 कप ले लेता हूं, ए बी सी और डी। ये टेढ़ा क्यों रखा हुआ है, फैल जाएगा पानी। 4 कप ले लिए मैंने, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी डी। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली करो, खाली करो, खाली हो गया खाली। वहीं पर दूसरे में 1 टीस्पून शुगर वाला सॉल्यूशन रख दिया है, यानी इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर है। 1 चम्मच चीनी डाल दिया। तीसरे में 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 टीएसपी।
सॉल्ट डाल दिया, और चौथे में एड 1 टीस्पून शुगर इन अ बॉइल्ड पोटैटो इन कप डी। कप डी के अंदर हमने एक बॉइल्ड पोटैटो रखा हुआ है, उसके अंदर हमने क्या रखा है, सॉल्ट रखा है, जैसे कि आपने इमेज में देख रहे हो ये सब रख रखा है हमने। अब आइए यहां पर पूछा क्या है, सवाल कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन अ होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। सवाल सिंपल है, आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है पोटैटो एक्सपेरिमेंट के नाम से, उसमें आलू को बीच में से होलो कर लेते हैं और वहीं पर एक आलू ऐसा लेते हैं जो उबला हुआ होता है। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उस होलो आलू को जो उबला नहीं है उसको ए में रखा, बी में रखा, सी में रखा और डी में भी रखा, लेकिन डी में उबला हुआ आलू रखा है और उबले हुए आलू के अंदर क्या रख दिया है, शुगर रख दिया है। अब ए के अंदर तो कुछ भी नहीं, खाली है, जिस कारण से ना तो कोई पानी एंटर करेगा ना एग्जिट करेगा। बी के अंदर सॉल्ट है, वो शुगर है, और सी के जो सी वाला बीकर था उसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्ट भरा हुआ है उसके सॉल्यूशन में। अब जवाब में आपसे सवाल पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन अ होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। सिंपल सी चीज है, क्यों वाटर गैदर हुआ है, क्योंकि जब आपने इसके अंदर बी और सी के अंदर रखा तो बी और सी के अंदर वाटर इसलिए गैदर हुआ कि इस आलू के अंदर ना ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। तो आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, वाटर इन कप बी एंड कप सी क्यों हुआ, तो पहले उसकी हेडिंग डाल देंगे आप कि हम कप बी और कप सी की बात कर रहे हैं। कह रहे द शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट हाईली कॉन्सेंट्रेशन यानी हाइपरटोनिक हो गए एनवायरमेंट इनसाइड द कप थ्रू ऑस्मोसिस, वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द लिविंग पोटैटो सेल, क्योंकि अंदर पोटैटो के अंदर क्या था, पानी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई थी तो वो बाहर आ गया इस तरीके से और वो यहीं पर इकट्ठा हो गया, जो इसके अंदर होलो पोर्शन था उसमें होलोड स्पेस के अंदर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। याद रखना हाइपर कंसंट्रेशन की वजह से, हाइपर कंसंट्रेशन की वजह से यानी हाइपोटोनिक था। फिर दूसरा नेसेसिटी ऑफ कप ए, कि भैया कप ए को जब सवाल कह रहा है कप ए खाली रखना है तो कप ए की जरूरत क्यों है। अगर आप यहां देखेंगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में बोला है कीप कप ए एम्प्टी, तो इससे क्या साबित करना चाहते हो, तो उसने बोला भैया कप ए की जरूरत क्यों है, इसलिए जरूरत है क्योंकि कप ए एक कंट्रोल सेटअप है, यानी कि एक बेसलाइन स्टैंडर्ड है। जो उस महिला रिसर्चर ने गलती की थी ना, वो गलती का भरपाई यहां पर हो रही है कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेक्निक हमने लगाई हुई है ताकि हम बागी कप को स्टैंडर्ड तरीके से मेजर कर सकें। क्लियर हो गया कि कितने परसेंट वो मूव हो रहा है, सॉल्यूशन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से। आगे इसमें बोला गया है तीसरी चीज में क्या पूछा गया है कि ए कप वाले पोटैटो में और डी में कोई भी वाटर गैदर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर डजंट गैदर इन कप ए बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूट ड्रॉन इट, उसमें कुछ डाला ही नहीं, उसे खाली रखा हुआ है। और वाटर डजंट गैदर इन कप डी क्योंकि वो बॉइलिंग पोटैटो था, और बॉयल जब आप किसी चीज को उबालेंगे, बॉयल कर देंगे, तो बॉइलिंग करने की वजह से जो उसकी सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी, सेल मर गई होंगी। अब जब सेल मर गई तो भैया मरी हुई सेल क्या दिखाएंगे कि हमारे अंदर से ले जाइए पानी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मर गई हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कंप्लीटली हॉल्ट कर देती है इस प्रोसेस को। हॉल्ट का मतलब होता है बेटा रोक देना, हॉल्टिंग कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ दैट इनकरेक्टली मैचेस द सेल ऑर्गेनल विद देयर फंक्शन। यहां पर 3 सेल ऑर्गेनल दिए, यहां पर उनके फंक्शन दिए, आपको मैच करना है कौन सा सेल ऑर्गेनल और उसका फंक्शन गलत जोड़ी में है, यानी जोड़ी किसकी गलत हो रही है, तो आप को मैच करना है। देखो राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन को सिंथेसिस कराना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोल जाता है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। बार बार आपको याद दिला रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप पढ़ा दें। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, मतलब ये वाला बात तो बिल्कुल सही हुआ। दूसरा एसईआर, एसईआर का मतलब पहले समझो, एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लिपिड को सिंथेसिस करना, लिपिड का, लेकिन भैया सेल्यूलोज का थोड़ी सिंथेसिस करना। यहीं पर बात पकड़ गई तो हमारा आंसर यहीं पर सही हो जाएगा कि हमें, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। इनकरेक्ट मतलब गलत, कई बार ऐसा होता है किसी किसी सवाल में दो इनकरेक्ट फंस जाते हैं। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी फॉरेन एजेंट को मार सकते हैं। अगर ये बस्ट हो गया, अगर ये फट गया तो सेल पूरी की पूरी सेल को खा जाएगी इसके एंजाइम। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसीलिए हम इसे बोलते हैं। और इसी के क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है फॉरेन एजेंट्स अगर सेल के अंदर आ जाए तो उनको डाइजेस्ट करना ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है।
और हमें गलत बात ढूंढनी थी। तो ये सही बात तब तक थी जब तक लिपिड की बात हो रही थी, जैसे इसमें सेल्यूलोज घुसेड़ दिया वैसे ये ऑप्शन क्या हो गया, आउट हो गया, यानी हमारे क्वेश्चन के लिए हमें सही शिकार मिल गया। अगले सवाल पर चलते हैं। What outcome do you expect if all the mitochondria are removed from the eukaryotic cell? देखो यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनल है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, याद रखना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये एनर्जी जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एनर्जी बनाता है। और वो एनर्जी किस फॉर्मेट में बनाता है, एटीपी। एटीपी माने होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका जवाब तो इसकी प्रॉपर्टी से ही मिल गया। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल से सारे के सारे डीएनए निकाल दूंगा तो क्या होगा, सेल अपनी एनर्जी नहीं बना पाएगी, एनर्जी डाउन होगी। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी निकाल दोगे, निकाल दूंगा और एनर्जी डाउन नहीं होगी। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, इफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया वर रिमूव्ड फ्रॉम द cell would immediately lose its ability to perform aerobic cellular respiration। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। O2 यहां पर चाहिए होता है, ऑक्सीजन यहां पर चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना वो क्या नहीं कर पाएगी, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। बिना ऑक्सीजन के कर लेगी, बिना ऑक्सीजन के कर लेगी क्या, हाँ एनएरोबिक कर लेगी, क्योंकि एनएरोबिक जनरली साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ठीक है, इट वुड बी एबल टू प्रोड्यूस इनफ एटीपी, अनेबल हो जाएगा। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दोगे, सेल अनेबल हो जाएगी इनफ एटीपी बनाने के लिए, जो उसकी लाइफ प्रोसेस और जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी लाइफ प्रोसेस यानी कि एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीजें चाहिए होती है सेल को करनी होती है, उन सबको मेंटेन रखता है। तो वो नहीं हो पाएगा, तो सेल तुरंत की तुरंत निपटने लगेगी। ठीक उसी तरीके से कि आपने सेल का गला दबा दिया, एक तरीके से सेल का क्या दबा दिया, गला दबा दिया, एक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि आपने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिए जो एनर्जी बनाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फिनोमेना इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। तो कई बार साइंस में ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका कई बार बच्चों को मतलब नहीं पता होता है, तो थोड़ी सी इंग्लिश की वोकैब पर भी आपको काम करना है। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना। द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि कौन सा फिनोमेना ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर, आपने देखा होगा कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भगवान न करे लेकिन सुनते हैं हम, अक्सर देखते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और हमें एक्सेप्ट करना होता है चीजों को। हम बच्चों देखते हैं, सुनते हैं कि अरे वो उनके ट्यूमर हो गया, उनके दिमाग में ट्यूमर हो गया ऐसे। तो अब ये ट्यूमर का मतलब क्या होता है, पहली चीज ये समझनी है। दूसरी चीज ये कि कौन से फिनोमेना से ट्यूमर रुक जाता है फॉर्म होना ह्यूमन बॉडी में, और क्या प्लांट के अंदर भी ट्यूमर होता है। तो देखो ट्यूमर को रोकना है तो हमें कॉन्टेक्चुअल अरेंजमेंट को रोकना होगा, यानी कि आप बोल सकते हो ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर प्रिवेंट करते हैं जिस फिनोमेना से हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। कॉन्टैक्ट से व्हेन नॉर्मल सेल टच ईच अदर दे स्टॉप डिवाइडिंग। जब नॉर्मल सेल एक दूसरे को टच करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होंगे। कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर, कैंसर सेल लूज कर देती है प्रॉपर्टी, और जिस कारण से ट्यूमर बनता है वो यही कारण है, कैंसर सेल वाला। क्लियर होगी बात। और प्लांट्स के अंदर भी सुन लीजिए, प्लांट्स के अंदर भी ट्यूमर होता है, और उस ट्यूमर को हम गाल्स या फिर बल्स के नाम से जानते हैं, गाल्स और बल्स बोलते हैं। और ये यूजुअली कॉज्ड होता है इन्फेक्शन से फ्रॉम अ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया को बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। उस बैक्टीरिया का नाम भी याद रख ले, कुछ चीजें रिलेवेंट होती हैं एग्जाम में, क्योंकि जब आप इनको आंसर में लिखते हो तो ये टीचर के सामने आपकी शीट का वजन बढ़ा देती है। और फिर बोल रहा हूं, वजन बढ़ाने के लिए ईंट अथवा प्रयोग नहीं करना जाता है, ऐसे ही वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात। एग्रोबैक्टीरियम ये वो बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के अंदर क्या कर देता है, ट्यूमर बना देता है। प्लांट्स के ट्यूमर को जनरली गाल्स और बल्स के नाम से जानते हैं। अगले चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है अगला सवाल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन और लिपिड्स के बनी होती है। और लिपिड भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड। याद रखिएगा मेजरली पार्ट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। क्लियर हो गया। विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा सेल ऑर्गेनल सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। राइट द पाथ these compounds from their site of synthesis to the cell membrane and show this through a labeled diagram। तो आइए फटाफट से समझते हैं तेजी में। The synthesis of cell membrane is called membrane biogenesis। membrane biogenesis का मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करने वाली वो प्रक्रिया जिसे
सेल मेम्ब्रेन बनी है। अब सेल मेम्ब्रेन जनरली बनती है किससे? देखो सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए दो मेजर चीजें चाहिए, एक चाहिए प्रोटीन, एक क्या चाहिए बेटा? प्रोटीन, और एक क्या चाहिए बेटा? लिपिड। अब सवाल ये है प्रोटीन कहां से आएगा? प्रोटीन आएगा राइबोसोम से। कहां से आएगा? राइबोसोम से। राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है। लिपिड कहां से आएगा? लिपिड तो भैया SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो पाथवे कुछ ऐसा रहने वाला है कि पाथवे बहुत ही सिंपल है, यानी कि जिस रास्ते से ये पूरा सिंथेसिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है वो कैसे होगा? देखो सबसे पहले RER क्या बना के देगा? RER की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, इनकी सरफेस पर कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। और राइबोसोम क्या बनाते हैं भैया? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, यहां से मिल गया इसको प्रोटीन। RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो गया। और वहीं पर SER का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना के देगा? ये भैया लिपिड को सिंथेसिस करा के देगा। अब आपको लिपिड भी मिल गया और प्रोटीन भी मिल गया। अब ये जाएगा गोल्जी बॉडीज के पास, क्योंकि इसे पोस्टमैन बोलते हैं, तो इसका मेन काम है सेल तक पहुंचाना, और फिर ये पहुंचा देगा कहां पर? सेल मेम्ब्रेन तक। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? तो ये पूरा प्रोसेस और इस फिनोमेना को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिससे मेम्ब्रेन बनती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट। व्हाट वुड हैपन इफ गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, याद रखिए गैमेट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, यानी कि आप बोल सकते हो स्पर्म सेल और एग सेल, याद रखना स्पर्म सेल और एग सेल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया गैमेट्स अगर मेयोटिक डिवीजन से बनने लगे तो क्या होगा? देखिए कितना बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होने लग गया ना तो धरती का जो पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम है, पूरा का पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला सिस्टम है पूरा खत्म हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है पूरा खत्म, तबाह। क्यों? क्योंकि बात को समझिए, देखिए ये मान लो एक स्पर्म सेल है, ये क्या है बेटा? स्पर्म सेल। और ये क्या है बेटा? मान लेते हैं हम एग सेल, ये मान लीजिए एग सेल है। जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है? एक नई सेल बनती है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, और इस फिनोमेना को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है? जाइगोट डिप्लॉयड होता है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके मुकाबले डबल होते हैं। इसके पास कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके पास कुछ क्रोमोसोम होते हैं, दोनों क्रोमोसोम जुड़ते हैं और एक नए मतलब डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम, n+n 2n हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है ये जो स्पर्म सेल n कैरी कर रही है, जबकि इंसानों में पेयरिंग में रहते हैं, अगर ये n की जगह 2n हो इनके पास, मायोटिक डिवीजन हो इनका, एक स्पर्म सेल से मान लो दूसरी स्पर्म सेल बनी, तो उसके पास n यानी आधे ना हो, पूरे के पूरे डबल के डबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास, यानी कि लगभग 46 क्रोमोसोम हैं इंसानों में। इंसानों में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे स्पर्म सेल में, स्पर्म में गए, और 23 आए होंगे हमारे पास कहां से? एग सेल से। अब सवाल ये है अगर ये मायोटिक होता तो 23 नहीं की जगह 46 आ रहे होते, और अगर 46 आ रहे हैं तो 46 + 46 बराबर कितना हो गया? आपके पास 46 पेयर हो जाएगा। अगर 46 पेयर तो भैया ये तो स्पेसिफिक जायगोट के अंदर कुछ और ही बन जाएगा, और वो जेनेटिक इनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। जेनेटिक इनस्टेबिलिटी मतलब कोड ही एरर बन जाएगा, एक तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। क्लियर होगी बात? तो इसका प्रॉपर आंसर आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है नॉर्मल गैमेट्स यानी जो स्पर्म और एग है वो फॉर्म होते हैं मियोसिस से, जिसके कारण उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे होते हैं नॉर्मल सेल से यानी हैप्लॉइड्स होते हैं। और इफ दे वर फॉर्म फ्रॉम माइटोसिस, अगर वो माइटोसिस से बनेंगे उनके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि वो डिप्लॉयड होंगे। जैसे कि इंसानों की बात करें तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर वो मियोसिस से बनते हैं नॉर्मली तो उनके पास होते हैं 23। अगर वो ही माइटोसिस से बनेंगे, अगर आप कहो कि माइटोसिस से बनाओ उनको कैसे भी करके बनाओ, तो 46 के 46 होंगे उनके पास, यानी एक स्पर्म सेल के पास 46, एक एग सेल के पास 46, तो 40 + 46 जब मिलेगा जायगोट बनाने के लिए तो कुछ और ही बन जाएगा वो तो। When a sperm and egg fused during fertilization, when a sperm and egg fused during fertilization, the resulting zygote
वुड हैव डबल नंबर ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो नॉर्मल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल उससे डबल होगा। फिर आप बोलोगे ये क्या बना दिए वे, ठीक है। दिस वुड लीड टू मैसिव जेनेटिक इनस्टेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा जेनेटिक इनस्टेबिलिटी हो जाएगी सेल में, एंड द ऑर्गेनिज्म वुड नॉट सर्वाइव। जेनेटिक इनस्टेबिलिटी के कारण ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर कई बार ऐसा सवाल आता है, पता नहीं आपके में आता है कि नहीं आपके मन में, लेकिन एक नॉर्मल सवाल है कि जैसे क्या हो अगर एक इंसान का डीएनए और किसी दूसरे जानवर का डीएनए मिलाकर कुछ बना दें, तो जैसे तो धरती पर न जाने कितनी प्रजातियां और बन सकती हैं। लेकिन आंसर है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, दूसरी प्रजाति में अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। तो आपको क्या लगता है साइंटिस्टों ने ये कभी ट्राई नहीं किया होगा? किया था, लेकिन फेलियर ही मिली, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वहीं से हमें पता चला कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब तक दोनों साइड सेम नहीं होंगे तब तक प्रॉपर जाइगोट बन भी जाएगा, अगर ऐसा नहीं जाइगोट नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जेनेटिक इनस्टेबिलिटी के कारण वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोगों ने उड़ा दिया, हालांकि इसमें एक केस स्टडी रह गई है, वो केस स्टडी प्रॉपरली आपको सॉल्व करनी है और कमेंट में आकर आंसर बताना है कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, बाय बाय।